चलिए, तो ग्रेविटेशन में एकदम बेसिक चीज पे चलते हैं। जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट उठाया, ठीक है, अब इसको छोड़ दिए, तो ये नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं चला? ग्रेविटी। क्या है ग्रेविटी? फोर्स है जो ऑब्जेक्ट को खींचती है अपनी तरफ, अर्थ का फोर्स। अर्थ अट्रैक्ट करती है। अर्थ रिपेल क्यों नहीं करा? अर्थ रिपेल भी तो कर सकता था, आखिर अट्रैक्ट ही क्यों किया? अर्थ रिपेल क्यों नहीं किया? रिपेल करने से दुश्मनी है क्या? ऐसी क्या बात हो गई कि अट्रैक्ट नहीं करा? मतलब अट्रैक्ट ही करा, रिपेल का ही नहीं करा। जब तक क्यों नहीं सोचोगे तब तक मजा नहीं आएगा फिर, है ना? सोचना होगा थोड़ा सा, क्यों, आखिर ऐसा क्यों कि अट्रैक्ट ही किया, रिपेल क्यों नहीं करा? है? नहीं पता। नहीं पता। देखो, दुनिया में कोई भी दो मास एक दूसरे को अट्रैक्ट ही करता है। जैसे ये एक ऑब्जेक्ट लिया, दूसरा ये ऑब्जेक्ट लिया, दोनों का कुछ ना कुछ मास होगा। तो कोई भी मास से इस दुनिया में एक दूसरे को अट्रैक्ट ही करता है। एक्चुअली ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है ना, वीकेस्ट फोर्स इन दिस नेचर है। सबसे ज्यादा वीक फोर्स क्या, ग्रेविटेशन फोर्स है, इसलिए उसका इफेक्ट नहीं दिख पाता है। लेकिन एज ग्रेविटेशन फोर्स जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास होता है। आगे सिखाएंगे न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में, जितना बड़ा मास होगा उतना ज्यादा ग्रेविटेशन फोर्स होगा। तो अर्थ तो काफी बड़ा है ना, अर्थ के बड़ा होने के कारण ये ऑब्जेक्ट और अर्थ एक दूसरे को ज्यादा फोर्स से अट्रैक्ट हो रहा है, इसीलिए अट्रैक्शन हो रहा है, रिपेल नहीं हो रहा है। ये लॉ ही है कि दो मासेस अट्रैक्ट ही करेगा। तो जब दो मासेस अट्रैक्ट ही करेगा तो अर्थ भी एक ऑब्जेक्ट है और ये भी एक ऑब्जेक्ट है। एज अर्थ का साइज बहुत बड़ा है, इसलिए वहां पे ग्रेविटेशन का इफेक्ट दिखता है। इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशन फोर्स का इफेक्ट नहीं दिख रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है लेकिन नहीं दिख रहा है। समझ आई बात? अर्थ का साइज काफी बड़ा होता है। तो रीजन क्या है इसके बिहाइंड का, कि कोई भी दो मासेस एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट ही करेगा, रिपेल नहीं करेगा। और इंपॉर्टेंट क्या बात है कि दो मासेस के रिस्पेक्ट में समझते हैं, अर्थ के रिस्पेक्ट में भी सेम कंडीशन होगा। जैसे ये दोनों मासेस एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, तो ये मोबाइल जो है इस हेडफोन को जितने फोर्स से अट्रैक्ट करेगा, सेम फोर्स से ये हेडफोन भी इस मोबाइल को अट्रैक्ट करेगा, सेम फोर्स से अट्रैक्ट करेगा, कोई अलग फोर्स नहीं होगा। क्यों? एक एक चीज अच्छे से सुनिएगा, लाइन बाय लाइन में लिखाऊंगा अभी, ठीक। और इस पे न्यूमेरिकल्स भी आया हुआ, एकदम छोटा सा न्यूमेरिकल, समझ में आया? आपके नीट के पेपर में करा दूंगा मैं वो क्वेश्चन आप, सेम फोर्स से अट्रैक्शन वाले कंसेप्ट पे, ठीक है। चलिए, तो दोनों एक दूसरे को सेम फोर्स से अट्रैक्ट करेगा, क्लियर है? एक्चुअली में दोनों एक दूसरे को जितने फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है, दे आर एक्शन एंड रिएक्शन पेयर, ठीक है। न्यूटन थर्ड लॉ सीखे हो? बताओ थोड़ा न्यूटन का थर्ड लॉ। Every action has an equal and opposite reaction. अच्छा, चलो ठीक है। तो एक तो एग्जांपल देते हैं, आप थोड़ा बताना उसको कि क्या उसमें एक्शन कौन है, रिएक्शन कौन है, ठीक है। जैसे मान के चलो आपका जो है, आपका कोई सहेली वगैरह तो जरूरी होगी, झगड़ा वगड़ा होता है कि नहीं? हाँ, हो जाता है। है ना? तो मान के चलो किसी दिन अच्छा खासा झगड़ा हो गया, ठीक है, हाथापाई की बात आ गई, ठीक है। तो अगर आपने मान के झगड़ा हुआ, तो आपने उनको समझ करो कि एक घूसा लगाया, ठीक है। आपके दोस्त भी जो है, आपकी सहेली भी है, कमजोर नहीं है, ठीक ठाक स्ट्रांग है, तो उसने भी लगाया आपको एक घूसा। तो इसमें आप बता सकते हो क्या कि एक्शन एंड रिएक्शन पेयर क्या है? एक्शन जो पहले मैंने किया वो है, और हाँ, रिएक्शन में भी एक्शन मेरा था जो मैंने किया,
और रिएक्शन जो उसने किया हुआ है। अगर ये बात मेरे को 12th पास आउट स्टूडेंट बोलेगा तो फिर आप भरम में जी रहे होगी। ये एक्शन एंड रिएक्शन तो बिल्कुल भी नहीं है। कोई नहीं, अपन सीखेंगे। देखो एक्चुअली में क्या हो रहा है कि सपोज करो कि ये आपकी फ्रेंड है, ठीक है, आपने लगाया एक घूसा, ठीक है, ठीक है। तो आपने जब एक घूसा लगाया तो आपने कुछ फोर्स उसके बॉडी पे लगाया, उसके बॉडी को चोट लगा। क्या आपके हाथ को भी चोट लगा था क्या? हाँ। अगर नहीं फील हुआ है तो सपोज करो ये वाल आपकी सहेली है, ठीक है, ये मस्त ऐसे मारा है, ठीक है, अगर मारे हो वाल पे तो वाल को चोट लगा, क्या आपके हाथ को भी चोट लगा? आपके हाथ को चोट लगा क्या? लगा ना। जितना तेजी से आप मारोगे वाल को उतने तेजी से आपके हाथ को भी चोट लगेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि वो भी कोई फोर्स लगा रहा है। वो भी तो फोर्स लगा रहा है, तो वो कौन सा फोर्स है? वही है एक्शन एंड रिएक्शन पेयर। जब आपने अपने सहेली के बॉडी पे ऐसे फोर्स लगाया ना, उसके बॉडी ने भी सेम अमाउंट ऑफ फोर्स आपके हाथ पे लगाया है। तो एक्चुअली में ये एक्शन एंड रिएक्शन है कि आपने किया एक्शन और उधर से आया रिएक्शन, या फिर आपने किया रिएक्शन और उधर से आया एक्शन। एक्शन एंड रिएक्शन अपन आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, कोई भी एक्शन और रिएक्शन हो सकता है। वो एक्शन नहीं है कि आपने एक्शन रिएक्शन नहीं, आपने लगाया दे एक मुक्का उधर से उसने दिया, ये और एक्शन एंड रिएक्शन बोल रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं, ये नहीं। कंडीशन बता देते हैं कि एक्शन एंड रिएक्शन सेम टाइम पे होना चाहिए, एकदम सेम मोमेंट पे। मतलब अभी एक्शन, तुरंत इसका रिएक्शन आना चाहिए। वो 1 मिनट बाद 2 सेकंड बाद आपके दोस्त ने जो मारा है घुसा ना, वो नहीं है एक्शन एंड रिएक्शन, क्योंकि वो सेम टाइम पे तो नहीं आया ना। अभी 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 आपने मारा, 1 सेकंड बाद उसने मारा होगा, सेम मोमेंट पे नहीं आया, नहीं आया ना। तो हाँ, लेकिन जैसे ही आपने उसको मारा है तो उस समय उसके बॉडी ने आपके हाथ पे फोर्स लगाया, वो तो सेम मोमेंट पे हुआ था ना, सेम इंस्टेंट पे हुआ था ना। और जितना तेज मारोगे उतना तेज आपके हाथ को भी चोट लगेगा, ठीक है। तो एक्शन एंड रिएक्शन सेम मैग्नीट्यूड का होता है। अगर 10 न्यूटन का फोर्स लगाया तो उसके बॉडी ने भी आपके हाथ पे 10 न्यूटन का फोर्स लगाएगा। आपने अगर राइट डायरेक्शन में फोर्स लगाया तो रिएक्शन उसका लेफ्ट डायरेक्शन में मिलेगा, सेम लाइन ऑफ एक्शन के अलॉन्ग। इधर पे फोर्स लगाए तो इसी लाइन में इसका रिएक्शन आएगा, दूसरा लाइन से नहीं आएगा, एक लाइन पे। एनएलएम में इसको खैर डिटेल में सीखेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पे इसकी कंसेप्ट यूज कर रहे हैं, आपको थोड़ा सा बता देंगे, ठीक है, बेसिक सा, ठीक है। न्यूटन थर्ड लॉ इधर साइड में बता दें। न्यूटन थर्ड लॉ क्या क्या सिखाया? एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सिर्फ ये स्टेटमेंट बोलने से न्यूटन का थर्ड लॉ जस्टिफाई नहीं होता है, इसके साथ 4-5 जो पॉइंट बताया है वो भी लगना चाहिए, ठीक है। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एक और क्या होगा कि एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट एट सेम टाइम, ठीक है। दूसरा, एक्शन एंड रिएक्शन मस्ट हैव ऑफ सेम मैग्नीट्यूड। नेक्स्ट पॉइंट, एक्शन एंड रिएक्शन सेम लाइन ऑफ एक्शन के लॉन्ग एक्ट होना चाहिए। बोथ एक्ट्स
in same line of action. Both act in opposite direction. In opposite direction. ठीक है, अगर आप राइट साइड एक्शन कर रहे हो तो उसका रिएक्शन क्या होगा, लेफ्ट साइड होगा. नेक्स्ट कि एक्शन एंड रिएक्शन में ये आइडेंटिफाई करना मुश्किल है कि कौन एक्शन है कौन रिएक्शन, बिकॉज एक्शन एंड रिएक्शन आर वेरी फास्ट प्रोसेस. तो आइडेंटिफाई करना मुश्किल है इसमें कौन एक्शन होगा कौन रिएक्शन होगा. तो किसी को भी एक्शन और रिएक्शन बोल सकते हो ना. एज एक्शन एंड रिएक्शन are action and reaction is a fast process, so we cannot identify which one is action and which one is reaction. क्या है बात समझ में आया, क्लियर है. अब समझ में आ गया ना एक्शन एंड रिएक्शन क्या है. कोई पूछेगा तो बता दोगे ना कि किसको एक्शन और किसको रिएक्शन बोलेंगे. चलिए तो अब अपना ग्रेविटेशन वाले में आते हैं. ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग सीखेंगे न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. जहां भी जाओ न्यूटन से तो घुस ही जाते हैं नहीं. इधर भी जाओ फिजिक्स में न्यूटन हमेशा मिलेगा. चलो न्यूटन, आपको लिखने के लिए टाइम देंगे, हड़बड़ाइएगा नहीं. ठीक है, अगर आप लिख लिए हो क्या, वो वाला लिख लिया मैंने. लिख लिया. चलो ठीक है. तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन समझिएगा, है ना. वो लिखने का कोई हड़बड़ी नहीं होता है कि छूट गया तो मैं नहीं लिखने दूंगा आपको. ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में कुछ बता पाओगे क्या. वही जो होता है फोर्स directly proportional to two masses and inversely proportional to the square of distance between them. करेक्ट है ना. तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बेसिकली क्या, मान लो ये मासेस m1 है, दूसरा मासेस m2 है, इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, r है. तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ masses will attract each other. This is force on 1 due to 2. This is force on 2 due to 1. ठीक है, क्या हो गया, दिस इज फोर्स. समझिएगा, इस पे क्वेश्चन भी आया हुआ है. फोर्स ऑन m1 ड्यू टू m2 एंड F21 क्या हो गया, फोर्स ऑन m2 ड्यू टू m1, है ना. एंड F1 2 एंड F21 दे आर एक्शन एंड रिएक्शन पेयर. यहां पे एक पॉइंट और लिख लीजिएगा, एवरी फोर्स एग्जिस्ट इन पेयर. एकदम इंपॉर्टेंट है, कोई भी फोर्स जो है एक्शन एंड रिएक्शन पेयर के फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है. कोई फोर्स ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो पेयर में एग्जिस्ट ना करे. समझ बात, कोई भी फोर्स आपने पढ़ा है. ठीक है, तो एवरी फोर्स एग्जिस्ट इन पेयर. ठीक है, चलो तो यहाँ पे F12 एंड F21 बोथ आर एक्शन एंड रिएक्शन पेयर. क्लियर है, एक्शन एंड रिएक्शन पेयर. और जब एक्शन एंड रिएक्शन पेयर है तो दोनों फोर्स तो सेम मैग्नीट्यूड का होना चाहिए, है ना.
डायरेक्शन भी अपोजिट है, देखो F12 का डायरेक्शन इधर है, F21 का डायरेक्शन इधर है, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है क्या? दोनों सेम लाइन ऑफ एक्शन के अलॉन्ग एक्ट कर रहा है क्या? देखो सेम लाइन के अलॉन्ग ही एक्ट कर रहा है, ऐसा थोड़ी है कि एक ऊपर एक्ट कर रहा है दूसरा नीचे एक्ट कर रहा है, सेम लाइन के अलॉन्ग एक्ट हो रहा है, सेम ही लाइन के अलॉन्ग एक्ट हो रहा है। तो थर्ड लॉ का सब प्रॉपर्टी फॉलो करेगा। सेम इंस्टेंट पे लग रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, सेम मैग्नीट्यूड का लग रहा है। क्लियर है? चलिए, तो F12 का जो मैग्नीट्यूड होगा दैट विल बी इक्वल टू F21। मैग्नीट्यूड ऐसे लिख सकते हैं ना, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, F12 इज इक्वल टू F21, है ना, इज इक्वल टू F लिख दो। Now, according to the Newton's third law, this force is directly proportional to the multiplication of m1 and m2, and this force is inversely proportional to the square of distance between both masses. So F is directly proportional to the m1 into m2 by r का स्क्वायर। क्लियर है? ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटेगा तो g की वैल्यू आएगी g m1 m2 by r का स्क्वायर। क्लियर है? इस g का वैल्यू कितना होता है? 6.7 into 10 to the power 10 to the power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय केजी। न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई केजी का स्क्वायर होगा। ठीक है, तो ये हुआ तुम्हारा जी की वैल्यू। जी क्या है तुम्हारा? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल, क्या है बात क्लियर है? कोई डाउट, एनी डाउट? चलिए इसको नोट डाउन कर लो। डन। चलो क्वेश्चन अब करते हैं, है ना। लिखो, टू masses two equal masses are separated by distance r, force of attraction between them is F, capital F. If distance between them is increased to twice, find new force between them। एकदम सबसे आसान क्वेश्चन है। 2f 4f f/4, ऑप्शन डी है f/, बताइए। f/4। करेक्ट, एकदम आसान था। लिख लिया क्या क्वेश्चन आपने? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दोनों का मास क्या है? सेम। इनके बीच का डिस्टेंस क्या है?
R. If force of attraction between them is F. If mass of M2 is increased by m by 2, find new force between them. ट्राई करो. ये ऑप्शन करेक्ट. एकदम इजी था. If 25% of one mass is transferred to other, find new force between them. तभी GMR² उसके फॉर्म में बताना है. ठीक है. इसका नहीं आ रहा. नहीं आ रहा. ट्राई करो थोड़ा. कैसे करने की कोशिश कर रहे हो? 1/4 मास को ऐड करके. बिल्कुल. तो एक कोई भी मासेस में 1/4 25% मतलब क्या हुआ? m/4 मास को सब्ट्रैक्ट करो एक में और दूसरे में ऐड कर दीजिए. वही करोगे ना. कितना मासेस बचेगा? अगर एक से सब्ट्रैक्ट करो तो उसका मास कितना बचेगा? m - m/4. 3m/4. दैट विल बी 3m/4. दूसरे में ऐड करोगे m + m/4, दैट विल बी इक्वल टू 5m/4. तो दोनों मासेस पता चल गया तो आंसर नहीं निकलेगा. बताओ कितना आ रहा है? बोलो. 2x मतलब F. हाँ F. नहीं नहीं, F की वैल्यू तो बताओ. अच्छा मैं ऑप्शन देता हूँ. चलो ठीक. 16/15 m²/r². 15/16 m²/r². ऑप्शन सी है 16 g m² r².
डी है। अब ट्राई करो एक बार। सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन आ गया करेक्ट। तो उससे मैं कैसे ला रहे थे फिर? मैंने ऐड कर दिया था, ऐड कर लिया ना। मल्टीप्लाई करना था। हाँ तो मल्टीप्लाई ना करोगे? फोर्स के लिए तो मल्टीप्लाई ही करना होगा ना। नहीं नहीं, मैंने ऐड कर दिया था गलती से। चलो कोई नहीं, कोई डाउट है इसमें क्या? नहीं। देखो एक तुम्हारा नीट के पेपर में कितना आसान क्वेश्चन आया था। फाइंड रेशियो ऑफ फोर्स ऑन both masses। ऑप्शन ए है 1:2, ऑप्शन बी है 2:1, ऑप्शन सी है 1:1, ऑप्शन डी है 3:1। मतलब इसमें कलम भी नहीं उठाना चाहिए, ऐसे बनना चाहिए। 1:1। 1:1 करेक्ट। 1:1 क्योंकि दोनों पे तो सेम अमाउंट ऑफ फोर्स एक्शन रिएक्शन पे है ना। 1:2 F/2:1 अगर दोनों का रेशियो देखा जाए तो क्या होगा? 1:1 ही होगा ना। चलो एक और क्वेश्चन आपको देते हैं, एकदम फेमस क्वेश्चन है। फाइंड रेशियो ऑफ रेशियो विथ विच मास m must be break so that force acting is maximum if distance remain constant। मतलब एक मास लिया है, उसको दो भाग में ऐसे ब्रेक करना है कि कैसे रेशियो में ब्रेक करोगे कि फोर्स जो होगा बिटवीन देम विल बी मैक्सिमम। ऑप्शन भी दे देते हैं 3:1, 2:1, 1:1, 1:2। देखो पहले एक सिंपल वाला मेथड आपको इसमें बताते हैं। मेथड 1 एकदम सिंपल मेथड, इसमें कुछ भी ट्रिक वगैरह जानने की जरूरत नहीं है। जैसे ये कैपिटल मास m लिया, अब इसको क्या करने का है? ब्रेक करने का है। ब्रेक करोगे, सपोज करो इधर जो मास इसका लिए m लिए, m1, m2 कितना हो जाएगा? कैपिटल M माइनस स्मॉल m होगा। अब इन दोनों मासेस को क्या रखा है? बोला है कि एक फिक्स डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, r डिस्टेंस पे। ये m1, ये m2, both will attract each other with same amount of force। ये जो फोर्स की वैल्यू होगी इज इक्वल टू g m1 m2 बाई r का स्क्वायर।
तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या क्या चीज है? जी तो कांस्टेंट ही होता है, और आर भी क्या बोला distance है? आर भी बोल दिया कि कांस्टेंट है, आर को चेंज नहीं कर सकते। तो जो फोर्स हम्म, है वो किस पे डिपेंड करता है? मल्टीप्लीकेशन ऑफ m1 एंड m2। हम्म, अब इसका मल्टीप्लीकेशन इस रेशियो में डिवाइड करो कि उसका मल्टीप्लीकेशन मैक्सिमम हो जाए, तो फोर्स मैक्सिमम हो जाएगा, हम्म, है ना। तो एक एग्जांपल लेते हैं, एक टेबल बनाते हैं। सपोज करो लेट कैपिटल M इज इक्वल टू 10 kg। ठीक है, टेबल एक बनाते हैं। इधर m1 ले लिए, इधर m2 ले लिए, इधर m1 इंटू m2 ले लिए। ठीक है, m1 का वैल्यू अगर 1 kg लेते हो तो m2 कितना हो जाएगा? 9 kg। ऐसे ब्रेक हम्म, होगा। इसका मल्टीप्लीकेशन कितना होगा? 9 होगा। इसको 2 ले लो तो इसको 8 हो जाएगा, तो 8 दूनी 16। इसका मतलब 9 तो इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 16 तो 9 से ज्यादा है ना। मल्टीप्लीकेशन को हमको मैक्स करना है, इसको हमको मैक्स बनाना है ना। अगर इसको 3 करोगे तो इसको 7 लोगे तो 70 से 21 होगा, इसका मतलब 16 भी इनकरेक्ट है। 7 एंड 3 रेशियो में अपन डिवाइड कर सकते हैं। चलिए, इसको अगर 4 लो तो इसको 6 ले लेंगे, 6 चौका 24 लो, ये वाला भी इनकरेक्ट हो गया। अब इसको 5 ले लेते हैं, इसको 5 ले लेते हैं, ये 25, इसका मतलब ये भी इनकरेक्ट। इसका बाद अगर आप क्या करोगे, मान लो बोलोगे कि इसको हम 6 ले लेते, इसको 4 ले लोगे, तो फिर यही वाला केस बन गया ना, ये वाला केस बन गया ना, 6 चौका 24 होगा ना। तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, लास्ट यहीं तक बनेगा। सब मतलब पॉसिबल केस यही है हमारा, और तो कोई है नहीं। तो यहाँ पे क्या है, इक्वल में डिवाइड करना हुआ ना। 5 kg 5 kg इक्वल में डिवाइड करना पड़ा। मतलब कैपिटल एम को आपको m1 में जो डिवाइड किए हो दैट विल बी इक्वल टू कैपिटल M/2, एंड m2 जो होगा दैट विल आल्सो बी इक्वल टू M/2, आधा आधा। तो दोनों का रेशियो अगर आप देखोगे m1:m2 दैट विल बी इक्वल टू 1:1। 1:1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इफ वी डिवाइड टू mass in equal parts, then force between them will be maximum। क्या बात समझ में आया? लिख लिया क्या आपने? पूरे लिख लिया? चलो ठीक है, एक और मेथड 2 आता है, डिफरेंशिएशन वाला मेथड, उसे भी करके देख ले। मेथड 2 में हम लोग आते हैं। यार आप आसान मेथड से अप्रोच करना ज्यादा आसान रहता है। ये याद रखो कि दो मासेस को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो फोर्स विल बी मैक्सिमम। क्योंकि नीट के बच्चे को थोड़ा सा मेमोरी बढ़ाना पड़ता है ना, आपको ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना है ना कम टाइम में। ठीक है, तो फोर्स इज इक्वल टू आप क्या लिखोगे? जी m1 m2 बाई आर का स्क्वायर। अच्छा, मैक्सिमा मिनिमा का कंसेप्ट पढ़े हो क्या? मैक्सिमा मिनिमा का कंसेप्ट याद है? थोड़ा बहुत याद है। थोड़ा बहुत याद है, ठीक है। ठीक है, इसको मैं बता देता हूँ, नहीं समझ में आएगा तो हड़बड़ाइएगा नहीं। अगर आप कंटिन्यू करते हो तो उस समय मैं आपको मैक्सिमा मिनिमा बेसिक मैथमेटिक्स वो डिटेल में पढ़ा दूंगा, क्योंकि अभी मेरे पास टाइम है नहीं, मेरा अदर लेक्चर भी है। ओके, खैर 11 बजे से ही लेक्चर है मेरा, बट थोड़ा मैंने डिले किया है। आपका डेमो थोड़ा सा इसको करवा देते हैं, उसके बाद इसको कर लेते हैं। तो फोर्स की वैल्यू आप क्या लिखोगे? जी एम कैपिटल M माइनस M बाई आर स्क्वायर, ये लिखोगे। तो ये आपका हो जाएगा जी एम कैपिटल M माइनस M का स्क्वायर बाई आर का स्क्वायर। देखो, फोर्स को अगर मैक्सिमम बनाना है, अगर इसको मैक्सिमम बनाना है तो मैक्सिमम मिनिमा का कंसेप्ट क्या बोलता है? एक बार डिफरेंशिएट करो,
डिफरेंशिएट करके 0, जो भी रूट आएगा फिर उस फंक्शन को डबल डिफरेंशिएट करो, उस रूट्स को पुट करो। अगर डबल डिफरेंशिएशन इज ग्रेटर देन 0, फोर्स विल बी मिनिमम एट दैट पॉइंट। अगर लेस देन 0 होगा तो फोर्स विल बी मैक्सिमम एट दैट पॉइंट। ओके, बाद में इसमें डिटेल में हम लोग पढ़ लेंगे, फिलहाल आपको ऐसे ही बता रहे हैं, है ना। तो एक बार डिफरेंशिएट करो, एफ डैश जी आर स्क्वायर तो कांस्टेंट है, मतलब आपको m के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा, डी एफ बाई एम, क्योंकि m ही वेरिएबल है ना, m को ही तो डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन बेसिकली करना होगा, यही वेरिएबल है, ये क्या हो जाएगा, कैपिटल M माइनस 2m, ये होगा ना। अब सिंगल डिफरेंशिएशन को 0 पुट करिए, तो यहाँ से m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2m, तो स्मॉल m की वैल्यू हो जाएगी m/2। हो गया, आ गया दोनों की वैल्यू। तो m की वैल्यू m/2 आ गया। m1 की वैल्यू क्या थी, m1 का वैल्यू हम लोग m लिए थे, तो ये हो गया m/2। m2 का वैल्यू लिए थे कैपिटल M माइनस स्मॉल m, ठीक है, कैपिटल M माइनस m/2, दिस इज ऑल्सो m/2। आ गया सेम आंसर, 2 लाइन में आंसर बन गया। क्लियर है, सेकेंड वाला मेथड क्लियर है। एक बार डिफरेंशिएट करके पुट करोगे तो जो भी वहां पे वैल्यू आएगी वही आंसर सोल्यूशन आपको देगी। क्लियर है, चलिए अब